हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की। और स्टूडेंट्स, इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के आज जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो टॉपिक होगा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। क्या टॉपिक होगा? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज टॉपिक है वो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना जी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो होगा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। आपको बता दूं, हमने प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस जब डिस्कस की थी तो हमने बताया था कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। हमने फर्स्ट टाइप स्टडी कर ली, सोल प्रोप्राइटरशिप, हमने पार्टनरशिप स्टडी कर ली। ठीक, अब हम आज डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए बताया गया कि कोऑपरेटिव फर्म, बुक पर फोकस रखिएगा, ए कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस इज ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। जो ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये बिजनेस की एक डिफरेंट फॉर्म होती हैं। ये बिजनेस की क्या होंगी? एक डिफरेंट फॉर्म होती हैं। ठीक है, इन दिस फॉर्म, क्योंकि इस फॉर्म में जो मेन मोटिव होता है बिजनेस का वो नॉट अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। ठीक, इसलिए देखो, बिजनेस जब किया जाता है उसका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। इसीलिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट बताया गया है। अदर बिजनेस से क्या बताया गया है? डिफरेंट बताया गया है, क्योंकि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बट द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होगा इज म्यूचुअल हेल्प। म्यूचुअल हेल्प का मतलब एक दूसरे की हेल्प करना। ओके, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस की एक डिफरेंट फॉर्म होती है जिसमें बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा, बल्कि इसका मेन एम होता है कि एक दूसरे की हेल्प करना, म्यूचुअल हेल्प करना, आपस में एक दूसरे की क्या करना? हेल्प करना। इट वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल। ये बेसिकली एक प्रिंसिपल के साथ वर्क करता है, ईच फॉर ऑल, कि प्रत्येक सभी के लिए, एंड ऑल फॉर ईच, और सभी प्रत्येक के लिए। यानी कहने का मतलब है सभी एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प कर कर चलेंगे। ठीक है, तो किस प्रिंसिपल पर फोकस करता है? ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। जो कंसेप्ट, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि सभी एक दूसरे की आपस में म्यूचुअल हेल्प करेंगे। तो समझे आप? तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस की एक डिफरेंट फॉर्म होती है जिसमें बिजनेस का तो मेन एम प्रॉफिट अर्न करना होता है, लेकिन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि इसका मेन एम होगा कि हम यहाँ पर एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प करें। ये किस प्रिंसिपल के साथ चलता है? ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है, मतलब जो पीपल्स का ग्रुप होगा वो अपनी इच्छा से, वॉलेंट्री का मतलब अपनी इच्छा से वो ग्रुप बनाएंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वॉलेंट्री का मतलब अपनी इच्छा से वो ग्रुप बनाएंगे, हु जॉइन टुगेदर, जो कि ज्वाइन करते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को फॉर म्यूचुअल हेल्प। म्यूचुअल हेल्प मतलब एक दूसरे की हेल्प के लिए। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन एसोसिएशन ग्रुप बनाएंगे उनका मेन मोटिव क्या होगा? कि वो एक दूसरे की क्या करें? म्यूचुअल हेल्प करें। ओके, ए मिनिमम ऑफ 10 पर्सन आर रिक्वायर्ड। जब एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो मिनिमम 10% की जरूरत होगी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। तो कितने बंदे चाहिए? मिनिमम 10% चाहिए। क्लियर है जी? तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप बनाएंगे पीपल्स, वो अपनी इच्छा से बनाएंगे। वॉलेंट्री एसोसिएशन है, वॉलेंट्री का मतलब वो अपनी इच्छा से ग्रुप बनाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। और एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प के लिए वो सोसाइटी को ज्वाइन करेंगे। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किस लिए किया जाएगा? एक दूसरे की हेल्प के लिए किया जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, कितने मिनिमम मेंबर चाहिए?
10 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है वो क्या होगा? कंपल्सरी, जरूरी है। जब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी तो उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ओके। एंड द कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, और जो इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी? कैपिटल होगी, वो कंट्रीब्यूट की जाएगी मेंबर्स के द्वारा। यानी सुनो, जो ये ऑर्गेनाइजेशन चलाई जाएंगी, चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, तो जो बिजनेस में कैपिटल लगाई जाएगी, कैपिटल का मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा लगाया जाएगा वो मेंबर्स के द्वारा लगाया जाएगा। जो इन सोसाइटी में मेंबर बनेंगे ना, जो इन सोसाइटी में मेंबर बनेंगे उनके द्वारा वो पैसा लगाया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। किस फॉर्म में? शेयर्स। मार्केट में शेयर्स आते हैं, तो जो कैपिटल लगाई जाएगी इन ऑर्गेनाइजेशन में वो किस फॉर्म में लगाई जाएगी? शेयर्स की फॉर्म में लगाई जाएगी। बस यहां तक टिक मार्क कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, कितने मेंबर्स की जरूरत होती है? 10 की। और वो 10 क्या लगाएंगे? पैसा लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे। किस फॉर्म में? शेयर्स की फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में लगाएंगे? शेयर्स की फॉर्म में। अब जैसे मैं आपको बता दूं, छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। अभी जब आप टॉपिक की स्टडी करेंगे तो टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आएगी, जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव। क्या आएगी? कंज्यूमर। तो उसमें सारे कंज्यूमर होंगे जिनका एक जैसा इंटरेस्ट है। जैसे आएगी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसमें कौन आ जाएंगे? प्रोड्यूसर, जिनका एक जैसा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? जो सोसाइटी जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी उसमें जो बंदे मेंबर आएंगे उनका एक जैसा इंटरेस्ट होगा। जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसमें कौन मिलेंगे? कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी तो उसमें कौन मिलेंगे? प्रोड्यूसर्स मिलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। एक डेफिनेशन देख लो, फर्स्ट डेफिनेशन जो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग दी गई है, मिल गई? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोसाइटी। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी है विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। प्रमोट का मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना। इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसका? अपने मेंबर्स का। इन अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। किसके अकॉर्डिंग? कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। पहले कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स अभी बताया था, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। समझ गए? इतनी बात क्लियर हो गई? तो यही बताया गया कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी सोसाइटी है जो कि अपने मेंबर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करती हैं, जो कि अपने मेंबर के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करती हैं। किस प्रिंसिपल्स के बेस पर? प्रिंसिपल क्या है? ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। समझ गए क्या? दोबारा रिपीट करूं आगे। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो इसके मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना। किसके बेस पर? प्रिंसिपल के बेस पर। ओके। तो अब आपको क्लियर हुआ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? सुनो, डिफरेंट टाइप है। यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि म्यूचुअल हेल्प के लिए बनाई जाती है। और जो सोसाइटी होगी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, उसमें एक जैसे इंटरेस्ट वाले पर्सन होंगे। अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव है तो उसमें सारे कंज्यूमर होंगे जिनका एक जैसा इंटरेस्ट होगा। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव है तो प्रोड्यूसर होंगे। इतनी बात की। फार्मिंग से भी रिलेटेड आएगी, तो फार्मिंग में कौन होंगे? फार्मर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि फार्मर्स का अपना एक जैसा इंटरेस्ट होता है। क्लियर है बात? ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। एक एक मैं मेरिट्स लिखता चलूंगा और बड़े अच्छे से आपको क्लियर करता चलूंगा। स्टार्ट करूं। सबसे पहली मेरिट्स है इजी टू फॉर्म। सबसे पहली मेरिट्स क्या है? इजी टू फॉर्म। ठीक, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं वो टॉपिक है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के क्या मेरिट्स हैं। अगर मेरिट्स कहें या फीचर्स कहें, क्या कहें? फीचर्स या एडवांटेजेस कहें, सब में आप इन्हीं पॉइंट्स को लिख दीजिएगा। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए मैं बता रहा हूं,
यदि आपको क्वेश्चन में मेरिट्स कहें, एडवांटेजेस कहें या फीचर्स कहें, आप इन्हीं पॉइंट्स को लिख दीजिएगा, हम कंसीडर करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, इजी टू फॉर्म। सुने मुझे ध्यान से, द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल प्रोसेस। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, मिल गया पॉइंट, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को बनाना बहुत सिंपल है। ओनली 10 एडल्ट मेंबर, केवल कितने मेंबर चाहिए? 10 एडल्ट मेंबर्स की जरूरत होगी, हैविंग कॉमन इंटरेस्ट। अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, उनका एक जैसा इंटरेस्ट होना चाहिए। सुनो, अब मैं कंज्यूमर कहूं तो कंज्यूमर आएगा, प्रोड्यूसर नहीं आएगा, तो इसलिए कहा गया कि उनका क्या होना चाहिए? कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। समझ गए भाई? तो यही बताया गया है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को बनाना बहुत सिंपल प्रोसेस है। केवल 10 एडल्ट मेंबर्स चाहिए जिनका कॉमन इंटरेस्ट हो। कॉमन का मतलब एक जैसा इंटरेस्ट है, वो आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म इट। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए 10 एडल्ट मेंबर की जरूरत होगी जिनका कॉमन इंटरेस्ट होगा। द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन होगा बहुत सिंपल होगा और हमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी पड़ेगी। यस, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को बनाना बहुत सिंपल है। क्लियर है बात? 10 मेंबर्स, एडल्ट मेंबर्स चाहिए जिनका कॉमन इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए 10 एडल्ट मेंबर चाहिए जिनका कॉमन इंटरेस्ट होगा। रजिस्ट्रेशन कराना बहुत सिंपल है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी, तो इसलिए इजी टू फॉर्म है। समझ गए फर्स्ट पॉइंट? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, नहीं मैं आगे चलता हूं। सेकंड पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। सेकंड पॉइंट क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, देखो पहले मेरी बात सुनो। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनके जो मेंबर्स होंगे उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होगी। पहले में एक अनलिमिटेड वर्ड था, कल मैंने वीडियो में भी समझाया था, 2 दिन से समझा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए फिर रिपीट करता हूं। अनलिमिटेड का मतलब है कि यदि बिजनेस में लॉस हो गया, ठीक, यदि बिजनेस में क्या हुआ? लॉस हो गया, और बिजनेस को बेचकर या बिजनेस से उस लॉस को कवर नहीं किया जा रहा है, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे घर में जो भी असेट्स वगैरह है, कार है, मोटर, ठीक है, मोटरसाइकिल है, उन्हें बेचकर उस लॉस को पूरा किया जाएगा। वो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। वो क्या कहलाती है? अनलिमिटेड। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यदि बिजनेस में आपको लॉस हो गया, क्या हो गया? लॉस हो गया, और बिजनेस से वो लॉस पूरा नहीं हो रहा, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी उस लॉस को पूरा किया जाएगा। वो होती है अनलिमिटेड। समझे या नहीं समझे? ठीक है, समझ गए? ठीक, मान लीजिए बिजनेस में से करके लॉस नहीं हो रहा, लॉस अब भी बचा है, तो आपके घर पर आ जाएंगे, घर में जो भी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी उन्हें बेचकर वो लॉस पूरा किया जाएगा। जैसे घर में गाड़ी खड़ी है, उसे बेच दिया, उससे लॉस पूरा किया, वो होती है अनलिमिटेड। समझ गए? तो अनलिमिटेड में क्या है? यदि बिजनेस लॉस हो गया और वो लॉस बिजनेस से कवर नहीं हो रहा है, तो पर्सनल प्रॉपर्टी से वो लॉस पूरा, वो अनलिमिटेड होती है। लेकिन यहां क्या है? लिमिटेड। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट्स है कि यहां मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। जितनी उन्होंने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी, केवल वहीं तक उनकी लायबिलिटी होगी। यदि बिजनेस में लॉस हो गया, तो लॉस होने में, अगर बिजनेस से वो लॉस नहीं हो रहा, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उतना ही होगा। यानी सपोज हम दोनों मेंबर हैं, सपोज मैं कह दूं कि 2% मेंबर हैं, ठीक है, मैं मेंबर हूं, ये कह सकता हूं, मैंने 2 लाख रुपए लगाए हैं और बिजनेस में लॉस है, तो केवल 2 लाख तक की से ही लॉस कवर होगा, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी से वो लॉस कवर, ये होती है लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, तो इससे एक फायदा है ना कि बिजनेस लॉस हुआ तो कहां से कवर होगा? वो खाली बिजनेस से कवर होगा, पर्सनल प्रॉपर्टी से कवर नहीं होगा। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की मेरिट्स है कि यहाँ पर लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। लिमिटेड कहां तक? जितनी कैपिटल आपने बिजनेस में लगाई है वहां तक की आपकी जिम्मेदारी होगी। पढ़िएगा, मैं इसे रीड करता हूं अपनी बुक से। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में
जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ दियर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कहां तक? जितनी उन्होंने बिजनेस में क्या लगा रखी है, कैपिटल लगा रखी है, केवल वहीं तक उनकी लायबिलिटीज होगी। एट द टाइम ऑफ लॉसेज, यदि लॉस हो गया तो जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर का मतलब जिन्हें हमें पैसे देने हैं, वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी से क्लेम नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते कि आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से बेचकर हमारे लॉस को पूरा कीजिए। तो यहां पर समझ में आ गई, लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। जितनी कैपिटल लगाई है वहीं तक की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट, थर्ड, यदि मैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की थर्ड मेरिट्स की बात करूं तो ये है कंटिन्यूटी। ठीक है ना जी? तो नेक्स्ट हमारी जो मेरिट्स है वो है कंटिन्यूटी। ठीक है जी? देखिए, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है, यदि किसी मेंबर की डेथ हो गई या कोई मेंबर अनसाउंड माइंड, पागल हो गया, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो लगातार चलती रहेगी। समझ गए? अगर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में किसी मेंबर की डेथ हो गई या वो अनसाउंड माइंड का मतलब पागल हो गया, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, बल्कि वो लगातार चलती रहती है। इसलिए वर्ड्स यूज किया गया है कंटिन्यूटी। किसका मतलब है? जो कि लगातार चलती रहती है। समझ में आ गई बात? पढ़िएगा बुक से। मैं अपने वर्ड्स बोलता हूं, अपनी बुक में जो लिखे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ढूंढो अगर क्या पता आपकी बुक में भी हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं वो सेपरेट होती हैं, यानी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर से मिल गया, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर से क्या होंगी? सेपरेट। जी यस, मुझे सुनो, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और जो मेंबर होंगे दोनों अलग अलग होंगे। क्या क्या बताया मैंने? जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और इन्हें बनाने के लिए मिनिमम कितने मेंबर चाहिए? 10। तो वो मेंबर्स और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन दोनों सेपरेट होते हैं। सेपरेट का मतलब अलग अलग होती है। ठीक है? द डेथ, यदि किसी मेंबर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी को दिवालिया कहते हैं। ये कब होती है? जब आपके पास अपने पैसे तो हों कम और लोगों के हों ज्यादा देने। सपोज मेरे अपने पास 10 लाख रुपए हैं और मुझे लोगों के 20 लाख रुपए देने हैं, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंसी। तो यदि किसी मेंबर की डेथ हो गई, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, और इनकैपेसिटी को अनसाउंड माइंड यानी पागल, यदि कोई मेंबर इनकैपेसिटी यानी वो अनसाउंड माइंड पागल हो गया, डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी, तो इससे सोसाइटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल रहती हैं और कंटिन्यूअस लाइफ, और उनकी लाइफ कंटिन्यूअस लगातार चलती रहती है लॉन्ग टाइम के लिए। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई क्या? समझ गए? तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होती रहती है? लगातार चलती रहती हैं। ये सेपरेट होती हैं। सेपरेट का मतलब मेंबर और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन दोनों अलग अलग होती हैं। क्लियर हो गई बात? यदि किसी मेंबर की डेथ हो गई, वो इंसॉल्वेंट हो गया और इनकैपेसिटी हो गई, तो इस केस में फर्म क्या होगी? कोऑपरेटिव फर्म लगातार चलती रहेगी। इतनी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूं, यहां पर दिया गया है डेमोक्रेटिक सेटअप। नेक्स्ट मेरी बुक में दिया गया है डेमोक्रेटिक सेटअप। देखो मैं इसे जल्दी से अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा। जैसे इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, प्रजातंत्र है, हर पीपल्स अपनी वोट डालता है। ठीक है? इसी तरह से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेटिक सेटअप यानी प्रजातंत्र बोलते हैं इसे। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? प्रजातंत्र, यानी जहां पर जो लोग होते हैं वो अपने हिसाब से चलाते हैं। ठीक है? जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो डेमोक्रेटिक सेटअप होती हैं। देखो आपकी बुक में भी होगा, पढ़ो। द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क विद द डेमोक्रेटिक सिस्टम। मिल गया? जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। मिल गया ना? ठीक। दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। ये इस बेस पर है कि एक पर्सन है और उसकी एक वोट है। वन मैन है और वन वोट है। ठीक है? ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट, सभी मेंबर्स को समान अधिकार मिलेंगे, इक्वल चांस, और इक्वल चांस मिलेंगे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के, भले ही उन्होंने कैपिटल कितनी ही लगाई हो। देखो सपोज 10 मेंबर हैं,
कोई जरूरी नहीं है कि कोई कितनी भी कैपिटल लगा सकता है, कोई ज्यादा भी लगा सकता है और कम भी। और यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप होगा। डेमोक्रेटिक सेटअप मतलब प्रजातंत्र हो गया, यानी हर एक बंदे को अधिकार, समान अधिकार मिलेंगे और हर एक बंदे को एक वोट का अधिकार होगा। तो कोई मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा 10 लाख रुपए लगा रहा है और एक बंदा 5 लाख लगा रहा है, तो 10 लाख वालों को ज्यादा राइट मिलेंगे और 5 लाख वालों को कम राइट। सबको इक्वल राइट मिलेंगे और हर एक बंदे को एक वोट का अधिकार होगा। यही होता है डेमोक्रेटिक सेटअप। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा कैपिटल लगाएगा तो उसे ज्यादा अधिकार मिलेंगे, ज्यादा राइट मिलेंगे, नहीं, सबको इक्वल राइट्स है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ओपन मेंबरशिप। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट मेरिट है ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप देखिएगा, ओपन मेंबरशिप में ये बताया गया, देखो, एनी पर्सन हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, मिल गया, एनी पर्सन हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, वो सभी बंदे जिनका कॉमन इंटरेस्ट, मैंने बताया था कॉमन इंटरेस्ट का मतलब जैसे कंज्यूमर है तो कंज्यूमर, जिनका एक जैसा इंटरेस्ट है, तो कोई भी पर्सन जिनका कॉमन इंटरेस्ट है वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बन सकते हैं। वहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी कास्ट और रिलीजन, यानी किसी धर्म से कोई, वहां पर धर्म से रिलेटेड कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, किस धर्म का आकर वही मेंबर बन सकता है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है, लेकिन बशर्ते क्या होना चाहिए? कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, उनका एक जैसा इंटरेस्ट होना चाहिए। वहां पर कोई रिलीजियस धर्म वगैरह से रिलेटेड कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। पर्सन कैन ज्वाइन, पर्सन कभी भी ज्वाइन कर सकता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को और कभी भी लीव कर सकता है। इतनी बात आपके क्लियर हो गई? ठीक, तो ये आपके 5th पॉइंट क्लियर हो गया मेरिट्स का। अब नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि इकोनॉमिकल फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है? इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, देखो इकोनॉमिकल फंक्शन में देखो पढ़ो, ऑपरेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। मिला? जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन होता है इज क्वाइट इकोनॉमिकल, बहुत सस्ता होता है। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होता है, ऑपरेशन का मतलब वर्क होता है, ऑपरेशन किया जाता है, वर्क किया जाता है, बहुत इकोनॉमिकल, सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो मेंबर्स के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। किसके द्वारा? मेंबर्स के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। वाइल परचेसिंग गुड्स, और जब गुड्स खरीदा जाता है तो मिडिल मैन आर एलिमिनेटेड, जो बीच में मिडिल मैन होते हैं उनसे नहीं खरीदते, सीधे जो मैन्युफैक्चर सामान बनाते हैं उनसे सामान खरीदा जाता है। तो इन्होंने कहा कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन है वो बहुत सस्ता होता है। जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं यहाँ पर मेंबर्स के द्वारा करी जाएंगी, और जब गुड्स खरीदा जाएगा तो मिडिल मैन को एलिमिनेट कर दिया जाता है, मैन्युफैक्चरर से सीधा सामान खरीदा जाता है, इसलिए वो सामान लो कॉस्ट, कम कीमत का आता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसीलिए इकोनॉमिकल फंक्शनिंग है कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं वो बहुत सस्ती होती हैं। किस कारण से? एक तो सारे मेंबर ही वर्क करेंगे और जो सामान खरीदेंगे वो सीधे मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदेंगे। ओके, लास्ट है हमारा 7 स्टेट पैटर्निज्म, है ना जी? देखो इसमें बताया गया स्टेट पैटर्निज्म में कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, पर वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट वेरियस बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट। मिल गया? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे बेनिफिट गवर्नमेंट से मिलते हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड वेरियस कंसेशन एंड रिबेट इन टैक्स, गवर्नमेंट बहुत सारे कंसेशन और रिबेट का मतलब छूट बोल देते हैं, टैक्स में डिस्काउंट दे देती है। ये ऑर्गेनाइजेशन जब रॉ मटेरियल खरीदती हैं तो गवर्नमेंट सब्सिडी रेट से सामान खरीदती हैं। देखिए, एक तो गवर्नमेंट ने टैक्स में बेनिफिट दिया, जैसे एलपीजी सिलेंडर आते हैं उनमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है, ऐसे जब ये अपनी रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलेगी? सब्सिडी। गवर्नमेंट लोन देती है तो कम इंटरेस्ट लेती है। क्या लेती है? तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा टैक्स में कंसेशन, ठीक है ना, टैक्स में डिस्काउंट मिलती है। जब रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो गवर्नमेंट सब्सिडी रेट से देती है, और गवर्नमेंट लोन देती है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को तो कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है।
तो ये सारे बेनिफिट्स हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने डिस्कस किया कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, और हमने उसके बाद डिस्कस किया कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की क्या डिफरेंट मेरिट्स हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखकर आप इन कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।